सॉल्व करा था, उसमें दिया था वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिया था आपको मैंने। बहुत लोगों को जमाऊंगा, किसी को नहीं जमाऊंगा। सो पहले मुझे वेक्टर भी बताओ बेटा, मैंने क्या दिया था पहले, मुझे याद नहीं है। बताओ कौन बताएगा वेक्टर ए क्या था अभी, जल्दी जल्दी बोलो, टाइप करो फटाफ से। ईशा, अनुश्री, टाइप करो बेटा, मुझे याद नहीं, वो क्वेश्चन लेना है कल का, एक समझा के देना, अच्छा क्वेश्चन था। बोलो जल्दी बोलो, वेक्टर ए क्या था, जल्दी टाइप करो, मुझे मालूम नहीं कल का क्वेश्चन, कोई तो भी बताओ जल्दी। चलो टाइप करो, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ। अनुश्री, श्रावणी, ईशा, कोई तो भी टाइप करो आप में से। चेतन, प्रणीता, वो जिसमें सी निकालना था, वेक्टर सी निकालना था बेटा। 5 3 4 5i प्लस 3j प्लस 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 क्या था बेटा, 4k बराबर है। और दूसरा वाला बी बताओ, बी वेक्टर बी टाइप करो, वेक्टर बी टाइप करो। वैदे सही है बेटा। अश्मित ने वेक्टर बी टाइप किया क्या, नहीं? बी टाइप करो कोई तो भी आप में से। ए मिल गया मुझे, ए मिल गया, ए को छोड़ो, बी टाइप करो। अर्पित, चलो ए टाइप करो जल्दी। 2 2 3 है ना, 2i प्लस 2j प्लस 3 के, सही है ना? हाँ सॉरी, -3 है क्या, ये -3 है क्या? ओके -3 है भाई दही, ओके चलो ये था। और बोला था फाइंड सी कैसा था, ऐसा था कि बोल रहे थे कि इनके दोनों के सम में सी को ऐड करो, इन दोनों के सम में सी को ऐड करो, सो दैट ओके ठीक है, सो दैट जो वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा, इन दोनों में इसको ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसको मैं आर बोलता हूं, रिजल्टेंट को आर बोलता हूं। वो आर कैसा रहना चाहिए बोला था, ऐसा रहना चाहिए बोला था कि वो यूनिट वेक्टर हो अलोंग वाई एक्सिस, सही है ना? ऐसे ही था ना क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस हो। तो बोलो किसी का अगर आंसर आया होगा सी का तो बोल दो, मैं देख लेता हूं किसी ने करेक्ट सवाल किया क्या। तो किसी का सी का आंसर आएगा एक बार आप बोल दो, क्योंकि उसके बाद फिर मैं सवाल कर दूंगा तो आपको आंसर बताने का मौका नहीं मिलेगा। कौन बताएगा? किसी ने सी का आंसर अगर किसी का आया है तो बोल दो, एक बार टाइप कर दो। चलो बताओ, सी का आंसर अगर आया होगा तो बोलो, जल्दी टाइप करो। सी का आंसर अगर आया होगा किसी का, टाइप करो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। यस, किसी ने टाइप किया, प्रथमेश ने 1, कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन क्या है, तो 1 कुछ तो भी दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा। और बाकी कोई टाइप करो, और अच्छे से टाइप करो, और बाकी किसी का टाइप करो आंसर आया होगा सी का, तो साइड में लिख के रखता हूं। सी का आंसर किसी का आया होगा तो बोलो, टाइप करो बेटा जल्दी। हर्षा, 4i 4j -6k, 4i 4j -6k, ऐसा आ रहा है बोलते हैं आप, देखते हैं। चलो, हो सकता है सब लोगों का अलग अलग भी आया होगा, आई डोंट नो। चलो स्टार्ट करते। तो पहले तो बोला कि सी को a प्लस बी में ऐड करो, a प्लस बी, सम ऑफ ए और बी। तो मैं तो पहले सम ऑफ a प्लस बी ले लूंगा, सम ऑफ ए एंड बी ले लूंगा, ए एंड बी की सम। ए एंड बी की सम कितनी आएंगे, देखो अपना सोल्यूशन चालू हो चुका है, ए और बी की सम कितनी आएंगी, दोनों की सम कितनी, 5 + 2 आएगी तुम्हारी बेटा, 7i आएंगी, और 3 + 2 आएगी, यहाँ पे 5j आएगी, और यहाँ पे 4 - 3 यानी यहाँ पे 1k आएगी। 5 + 2 7, 3 + 2 5, और 4 - 3 यानी 1। क्लियर है? अब इसमें सी ऐड करना है, इसमें सी ऐड करना है। ओके, अब सी जो है वो सी इसमें ऐड करना है, मतलब ए प्लस बी में सी ऐड करना है। ये समझो सी है तुम्हारा। अब ये सी का कुछ भी फार्मूला ले लो, एक मान लो इसको मैं AI + BJ + CK, या कुछ भी ले लो, नहीं आ रही, AI + BJ + CK, ऐसा कुछ भी ले लो, या जो भी नाम मैंने, मुझे पता नहीं है अभी ABC कौन है, इसलिए मैं ऐसा उसको ले लेता हूं, ठीक है? तो ऐसा इसको लेने के बाद इसमें ऐड करो, या फिर एक काम भी ऐसा भी कर सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हैं कि A + B, नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, A + B में अगर आप C ऐड करोगे, A + B में अगर आप C ऐड करोगे तो उसका आंसर ऐसा आना चाहिए, देखो एक ही क्वेश्चन अगर बना दिया ना तो परमानेंटली आपका ये फंडा क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन सिर्फ। हाँ वैदी, तुम्हारा आंसर मिल गया, देखते किसका करेक्ट आता है। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस आना चाहिए बोलते फाइनल आंसर, मतलब ये इसमें ये ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा बोलते वो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस होना चाहिए। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस का मतलब है, देखो ये
एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं आना चाहिए आंसर, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आंसर नहीं चाहिए उनको सिर्फ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस चाहिए, मतलब बाकी एक्स एक्सिस पे भी आंसर उन्हें नहीं चाहिए और उन्हें जेड एक्सिस पे भी आंसर नहीं चाहिए, ऐसा उसका मतलब है बेटा। अरे समझ में आई क्या बात? उनको भैया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आंसर नहीं चाहिए, उनको जेड एक्सिस के अलॉन्ग कुछ भी आंसर नहीं चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उनको 0 आई चाहिए, जेड एक्सिस के अलॉन्ग उनको 0 के चाहिए। समझ रहे क्या? 0 के एक्स का आई और जेड का क्या रहता के, और उन्हें वाई एक्सिस के अलॉन्ग उन्हें यूनिट यानी 1 और वाई एक्सिस का होता है जे, 1 जे चाहिए। मतलब ऐसा फाइनल आंसर दे आर रिक्वायरिंग, दे आर मास्किंग फॉर दिस फाइनल आंसर 0i + 1j + 0k, ऐसा उन्हें चाहिए। 0i + 1j + 0k आना चाहिए बोलते। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जे एने वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये तो चाहिए ही नहीं इसलिए 0 0 लिया। जे चाहिए, वाई एक्सिस वाला चाहिए, और वो भी यूनिट यानी 1, ऐसा क्वेश्चन है भैया। ये समझ में आया क्या? तो अब a + b की वैल्यू कितनी है? 7i + 5j + k + c इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? तो 0i + 1j + 0k ये आना चाहिए। तो भैया हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व, आ गया बात समझ में। वेक्टर c इज इक्वल टू क्या होगा फिर? ये 0i + 1j + 0k, इसमें से ये पूरा इधर जाके 7i + 5j + k इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो भैया वेक्टर c कितना आएगा? वेक्टर c अगर 0 - 7 यानी -7i, 1 - 5 यानी -4j, 1 - 5 यानी -4j, और 0 - k यानी -k। हाँ दीप्ति सही है बेटा। अरे बेटा दीप्ति कुछ गलत हुआ ना बेटा थोड़ा सा, ये 0 - 7 है ना बेटा। हाँ तो -7 आएगा, -7 - 4 - 1 किसका आया था रे? यस वैदेही बेटा, वेरी गुड करेक्ट। अश्मित थोड़ा सा गलत कर दिया तूने, देख ले कहां पे गलत हुआ। प्रथम गलत कर दिया बेटा, एकदम करेक्ट आंसर वैदेही ने निकाला है। बहुत बढ़िया वैदेही, बहुत बढ़िया। हाँ समझ में आया, अभी क्वेश्चन समझ में आया। चलो टाइम पास कर दूं, 1-2 क्वेश्चन ले लो फटाक से। इधर ही बनाना पड़ेगा, मैं इधर ही टाइम दूंगा। बनाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन दू? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दू, चलो फटाक से देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो मिटाओ इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाओ। श्रावणी बोलती है सर फुल बोर्ड नहीं दिखता है मुझे, तो आप आशीष सर को फोन कर रहे। आशीष सर का नंबर उसमें दिया है टेक्निकल सपोर्ट में, नहीं तो विशाल सर का नंबर आपको दिया, उनको फोन करना। अगर आपके पास आशीष सर का नंबर नहीं तो वो विशाल सर आशीष सर का नंबर देंगे, वो आपको कॉल करेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बेटा। चलो क्लास के बाद अभी कर लेना, अभी बीच में से करोगे तो तुम्हारा समय चला जाएगा। अभी देख लो जितना छोटा स्क्रीन में, क्लास के बाद कर लेना बेटा, आज के दिन देख लो। चलो मिटाओ, समझ में आया? जिनका भी गलत हो गया था क्वेश्चन समझ में आया? ओके अनुश्री, ओके चलो अभी इधर ध्यान दे। अभी क्या ना मैं टाइम बचाऊंगा थोड़ा बेटा, क्या है टाइम पास करने में कोई मतलब नहीं। फिर से लिखो इफ, या ऐसे ही लिखो इफ a is equal to this, b is equal to this, सेम क्वेश्चन लिखो, फटाफट लिखो। फाइंड c such that resultant of all these produce unit vector along negative z axis, such that resultant of all these produces unit vector along negative z axis। चलो अभी देखो आधा क्वेश्चन तो पहले ही बना हुआ है बेटा,
आधा क्वेश्चन तो पहले ही बना हुआ है। देख तेरे को यहाँ पे a प्लस बी करना है, a प्लस बी में c ऐड करना है, ऐसा c ऐड करना है कि वो c ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आना चाहिए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नेगेटिव z एक्सिस। तो चलो भैया a प्लस बी तैयारी है मेरे पास, रेडीमेड ही तैयार है, मैं तो उसको हाथ ही नहीं लगाया जानबूझ के टाइम बचाने के लिए, क्योंकि फंडा समझना यार। 1 + 1 2, 2 + 2 4, ये पढ़ने के लिए आया क्या मेरे पास? राउत सर के पास ट्यूशन लगाई थी क्या करने के लिए? सर 2 3 6, 2 + 2 4, ये पढ़ने के लिए आया क्या? नहीं ना। इसलिए छोटी मोटी चीजों को मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं तुम्हारा? तुम मेरे पास फिजिक्स पढ़ने के लिए आए हो, तो जो फंडा जो है वो पढ़ने के लिए आए हो, इसलिए उतना ही पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा, बाकी टाइम बचाने की कोशिश करूँ। अब यार भैया a प्लस बी में कुछ भी कोई से भी वेक्टर दे दूं, उसको ऐड करना कोई आपके लिए बहुत बड़ा इशू रह गया क्या? इसलिए मैंने वो वैल्यू ऐसी रखी। हाँ, मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम चेंज कर दिया, जो पढ़ने लायक है वो पढ़ो, जो पढ़ने लायक है वो छोड़ो, टाइम पास नहीं करेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे। सो a प्लस बी का आंसर ऐसे ही आएगा, उसमें c ऐड करना है, लेकिन c ऐड करने के बाद अभी जो नया रिजल्ट आने चाहिए वो ऐसा आना चाहिए। तो बोल यहाँ पे मैं क्या लिखूं, बोल यहाँ पे मैं क्या लिखूं? कौन बोलेगा डायरेक्ट? बोल यहाँ पे मैं क्या लिखूं? a प्लस बी में c ऐड करने के बाद ये ऐसा आना चाहिए, बोलते फाइनल आंसर। ऐसा ऐसा मतलब कैसा? ऐसा मतलब कैसा? कौन बोलेगा ऐसा मतलब कैसा? कितना आए, कितना आए, कितना j और कितना k? कौन बोलेगा? बताओ, जल्दी टाइप करो, जल्दी टाइप करो, समझ जाऊंगा मैं तुम्हारा प्रॉब्लम बन गया। जल्दी टाइप करो, तुम्हारा प्रॉब्लम बन गया। फटाक से बनाओ, फटाक से बनाओ। बोलो बोलो, यहाँ पे क्या लिखूं? तीनों में यूनिट वेक्टर लॉन्ग नेगेटिव z एक्सिस, यूनिट वेक्टर लॉन्ग नेगेटिव z एक्सिस अगर तैयार करना है तो बोलो इसमें 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 मैं क्या लिखूं? बोलो बोलो बोलो। यस, 0 0, और यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा -1k। Yes, very good, -1k, because unit vector unit n1 along negative z axis, नेगेटिव वाली z एक्सिस है k, ये आना चाहिए। आ जाएगा यार, क्या बड़ी बात है ना? तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा ये आएगा यहाँ पे, मतलब 7i + 5j + k is plus c is equal to 0i + 0j - k। समझ में आया ना बेटा? कोई खास डिफिकल्टी तो नहीं जा रही? तो c is equal to 0i + 0j - k में से, इसमें से ये पूरा पीछे जाके माइनस कर दो। 7i + 5j + k, इसमें से मैं माइनस करूंगा। सेजल बेटा समझ में आया बेटा? हाँ सेजल समझ में आया। 0 - 7 -7i, 0 - 5 -5j, 0 - 5 -1 -k, अब -k -2k। अरे भैया नहीं तो कैंसिल करोगे, k - k कैंसिल नहीं हो रहा। -k -2k, ये आया तेरा सी का आंसर। जम गया क्या? जम गया क्या? जम गया रे भैया, जम गया। ऐसा चिल्लर प्रॉब्लम रहता है। आयुष समझ में आया? दक्षता समझ में आया? बेटा अर्पित, ऐसा प्रॉब्लम रहता है। इतना सिंपल प्रॉब्लम है, इसके ऊपर टाइम पास नहीं करूंगा। अभी आप देखते बैठना, एग्जाम में आए तो स्क्रीनशॉट मारो, आगे चलो, स्क्रीनशॉट मारो, आगे चलो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, कुछ मिटाओ मिटाओ मिटाओ। स्क्रीनशॉट मार दिया, ओके। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, सबने कर दी ओके, तो मैंने भी कर दी ओके। कितना प्यारा प्यारा गाना है ना, कौन से पिक्चर का है मेरे को भी नहीं मालूम। सुनिए जरा। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए 3i + 3j + 4k। बोलो इसका यूनिट वेक्टर निकालो। 1 मिनट का टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। किसका आंसर आएगा देखता हूं। बोलो इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा? इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा? चलो एक काम करो, लिख दिया क्या क्वेश्चन? सुनो, यूनिट वेक्टर वगैरह मत बनाओ, वो बहुत बड़ा है क्वेश्चन। फाइंड एक काम करो, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। चलो जल्दी मैग्नीट्यूड निकालो। बोलो कैसे निकालते मैग्नीट्यूड? छोटी छोटी चीजें, फंडामेंटल चीजें, मैग्नीट्यूड निकालने नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? मैग्नीट्यूड निकालने नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? मैग्नीट्यूड निकालने आना चाहिए फटाक से। बोलो इसका मैग्नीट्यूड निकालो।
एक काम करो, मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चलेगा। हाँ ओके, मैग्नीट्यूड निकालो, चलो ओके। सो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, ये ऐसा, ये जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी तो ऐसा लिखते हैं, ऐसा, और इसका अंडर रूट में क्या करना, दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर, कितना आएगा 9 + 9 + 16 यानी अंडर रूट कितना आएगा 34। हो गया मैग्नीट्यूड, खत्म बात। ओके ठीक है, ओके हो गया खत्म, निकाल दिया ना। बस ऐसे एक छोटा सा रिवाइज कर रहा था मैग्नीट्यूड को लेके। ओके भैया, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेक्टर ए को 5i - 1 5i + 5j - k, एक वेक्टर ए लिखो। इफ वेक्टर ए ऐसा है, दूसरा वेक्टर बेटा ऐसा है, ये दूसरा वेक्टर ऐसा है, pi qj -mk, pi qj -mk। फाइंड p q m such that a plus b will produce unit vector along negative y axis। ऐसा दिया क्वेश्चन में, पढ़ लेता हूँ एक बार ठीक से, लिया कि नहीं मैंने, कोई ऐसा भी लिखा तो चलता है यार, लेकिन अभी फिर फाइनल आंसर चेक करने के लिए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नेगेटिव, नहीं z एक्सिस दिया बेटा, z एक्सिस नेगेटिव, z एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नेगेटिव z एक्सिस। चलो ओके करो फटाक से, ये पी क्यू एम की वैल्यू फाइंड करना है, सच दैट ए प्लस बी का आंसर ऐसा आना चाहिए, ऐसा। कितना सिंपल है यार, कितना बोर पंचट है ना क्वेश्चन। ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी करूंगा, देख 5 + p आएगा, 5 + p, और ये i, फिर ये इस पे प्लस 5 + q, और ये j, और फिर ये माइनस कॉमन निकाला तो निकालो, तो ये क्या आएगा 1 + m, और ये k 1 + mk। ओके, और इसका इक्वल टू कितना आना चाहिए बोलते, तो इसके इक्वल टू आना चाहिए बोलते 0i + 0j - 1k आना चाहिए बोलते हैं। ए प्लस बी का आंसर देख 5 + p i, 5 + q j, माइनस कॉमन निकाला तो 1 + m k, और इसकी वैल्यू कितनी आना चाहिए बोलते, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग z एक्सिस, मतलब 0 0 - 1 0 0 - 1 आना चाहिए बोलते। तो ये इसके साथ कंपेयर करो, ये इसके साथ कंपेयर करो, और क्या बोलते हैं, ये माइनस माइनस कंपेयर हो चुका है, मतलब ये इसके साथ कंपेयर करो, हो गया यार। तो यार देखो 5 + p = 0 किया, तो इसमें से देखो मैं कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, 5 + p = 5 + p = 0 में अगर करूँगा तो इसमें से तुम्हारा p = -5 आएगा, और फिर 5 + q = मैं अगर 0 करूँगा तो इसके से तुम्हारा आंसर q = -5 आएगा। देखिए ये 5 + p को मैं 0 के साथ कंपेयर करूंगा तो p की वैल्यू -5 आएगी, 5 + q को 0 के साथ कंपेयर करूंगा तो q की वैल्यू -5 आएगी, और ये 1 + m को मैं 1 के साथ कंपेयर करूंगा, क्योंकि ये तो माइनस माइनस कंपेयर हो ही गया, मतलब दिस = दिस करूंगा तो इसमें से m की वैल्यू मेरी 0 आएंगी, 1 - 1 हो गया। फाइंड p q r बोला था, ये 3 आंसर आ गए, खत्म। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं ले रहा हूँ, इतना पांचने बोलेंगे सर इतने इजी क्वेश्चन ले रहे हो क्या सर, लेकिन बेटा आए हैं ऐसे, इसलिए मैं एक एक सैंपल प्रॉब्लम ले रहा हूँ। मिटाओ बेटा जल्दी, मिटाओ, मिटा दो, यस मिटा देता हूँ। अब पढ़ने लायक चीज है, तुम्हें जिसमें मजा आएगा, बोलेगे हाँ सर ये था पढ़ने लायक, ये था पढ़ने लायक। अब आगे बढ़ा, मिटा दो इसको, हाँ इसको मिटा रहा हूँ। ओके 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 गाइस, ओके गाइस, चलो
बेटा तो सब बेसिक फंडामेंटल है। अभी ऐसा एकदम से मैं नीट जेई वगैरह बोल नहीं पाऊंगा, कभी कोई एग्जाम में आया, कभी कोई एग्जाम में आया, कोई सीईटी में आया, कोई नीट में आया, कोई जेई में आया, बट छोटा छोटा क्वेश्चन ना छूट जाए। ऐसा ना हो जाए कि साला डिफिकल्ट वाला तो बहुत कर लिया सर और इजी वाला ही नहीं आ रहा हमें ऐसा ना हो जाए। चलो ठीक है, आगे देख क्वेश्चन। अब आगे देख, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और इसी को क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ये क्या है? ये बहुत जबरदस्त चीज है बेटा। अपने सिलेबस में अपने को दो प्रकार के प्रोडक्ट पढ़ने हैं। एक होता है मतलब डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं अपने सिलेबस में। कभी आपको दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यानी स्केलर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा उन दोनों का। कभी आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, यानी उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सर ऐसा क्यों? देखो अभी मोस्टली लोग क्या कर देते ना, धड़ाधड़ डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा देते हैं, बोलते डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला ऐसा है, क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला ऐसा, हो गया यार बच्चों, करते रहो यूज। पर क्यों डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा ही लेते हैं, उसको आपको समझना है क्यों लेते। सुन, एक छोटा सा एग्जांपल दे दो, तुम्हारे 10th 9th स्टैंडर्ड का जो भी रहा होगा। मान लो एक ब्लॉक है बेटा, आपको इस ब्लॉक को तुम्हें यहां से लेके यहां तक लेके जाना है, ए से लेके जाना है बी तक लेके जाना, ए से लेके जाना है बी तक। तो आपने इसको फोर्स लगाया, इसको फोर्स लगाया आपने 10 न्यूटन, और ये 5 मीटर टिचक यहां तक आपने लेके गए। तो आपने बोला मैंने कि वर्क डन कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर वर्क डन का फार्मूला हमने बहुत बार पढ़ा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी 50 जूल आया सर। ऐसे झंडू प्रॉब्लम कर देते आप 10th में 9th में, इसको आपको 4 में से 4 मार्क भी मिल जाए। अब बेटा ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा प्रॉब्लम आया कि आपने फोर्स लगाया और 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क डन हुआ। अभी आपका प्रॉब्लम ऐसा रह सकता है कि आपका ये ब्लॉक है, इसको आपको यहां पे लेके जाना है, लेकिन आपने फोर्स ऐसा लगाया, ऐसा फोर्स लगाया ऐसा, और आपने ये डिस्प्लेसमेंट किया ऐसा, इतना डिस्प्लेसमेंट किया ब्लॉक का, ए से लेके बी तक ब्लॉक चला गया। पहले भी आपने ये फोर्स लगाया F और ये डिस्टेंस कवर किया था S, तो आपने वर्क डन निकालने का सिंपल तरीका क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस, 5 इंटू 10, 10 इंटू 5, खत्म बात। सही बात है मैं बोल रहा हूं बेटा, सुनो इधर ध्यान से। बट अब अगर ये फोर्स अगर ऐसा लगाया है फोर्स और ऐसा डिस्प्लेसमेंट अगर है, तो आप वर्क डन का फार्मूला F इंटू एस गलती से भी नहीं कर सकते, F इंटू एस गलती से भी नहीं कर सकते। बोले तो सर क्यों? बेटा क्योंकि इस बार फोर्स ऐसा लगाया है, सर्टेन डिग्री पे लगाया है, थीटा डिग्री पे लगाया है, एंगल थीटा पे लगाया है। तो ये यहां से इस ब्लॉक को यहां तक मूव करने में जो फोर्स लगा होगा वो फोर्स F जो है लगाया था तो सही था, फोर्स लगाया तो था फोर्स F, लेकिन वो पूरा F तुम्हें इसको यहां से यहां तक खींचने के काम में नहीं आएगा। क्योंकि देख, जब किसी ब्लॉक को खींचने के लिए तुम फोर्स ऐसा लगाते हो, तो मान लो 10 न्यूटन लगाते हो, तो इसको 5 मीटर दूर खींचने के लिए अगर 10 न्यूटन लगाते हो 5 मीटर दूर खींचने के लिए, पूरा का पूरा 10 न्यूटन पूरा तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट करने के काम में आता है। क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हो, आप फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगा रहे। बहुत फंडा पढ़ा हो, अच्छा वाला फंडा पढ़ा रहा हो। लेकिन जब आप 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाते हो, वो 10 न्यूटन में से कुछ ही पार्ट ये डिस्प्लेसमेंट करने के काम में आता, पूरा का पूरा 10 न्यूटन काम में नहीं आता। सर ऐसा क्यों? तो इसका प्रूफ देख क्या है। देख, अगर तूने मान ले कि ये फोर्स की वैल्यू जो है, फोर्स का डायरेक्शन है ऐसा ना लगाते, तूने ऐसा लगाया, तो मेरा कहना यह कि पूरा 10 न्यूटन तेरे काम में ही नहीं आया खींचने के। 10 में से हो सकता है 7 न्यूटन ही तेरे काम में आया। अगर वही 10 न्यूटन तूने अगर इधर लगाया, तो हो सकता है उस 10 न्यूटन में से 6 न्यूटन ही तेरे इस काम में आया, इसको खींचने के। हो सकता है तूने 10 न्यूटन का फोर्स ऐसा लगाया, हो सकता है उस 10 में से 5 न्यूटन ही तेरे काम में आएगा ये डिस्प्लेसमेंट करने के। हो सकता है तूने अगर 10 न्यूटन ऐसा लगाया, हो सकता है 4 न्यूटन ही तेरे काम में आए, और हो सकता है तूने ऐसा लगाया, हो सकता है 1 न्यूटन ही तेरे काम में आया। और अगर तूने किसी बॉडी को फोर्स 10 न्यूटन का ऐसा लगाया, तो इस 10 न्यूटन का इधर डिस्प्लेसमेंट करने के काम में कुछ भी फोर्स काम में नहीं आएगा, जीरो। अरे सिंपल सी बात है ना यार। अगर मान ले एक ब्लॉक है यहां पे पड़ा हुआ और तू उसको फोर्स ऊपर लगा रहा है, मतलब मान ले अगर ये मोबाइल ऐसा है मेरे हाथ में और उसको तो फोर्स ऊपर लगा रहा है, ऊपर 10 न्यूटन, तो वो 10 न्यूटन का फोर्स इस मोबाइल को इधर शिफ्ट करने के काम में आएगा क्या?
मतलब ये 10 न्यूटन का फोर्स जब तू वर्टिकली अपवर्ड लगाएगा तो उसका कितना कंपोनेंट, उसका कितना पोर्शन इस मोबाइल को इधर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, डायरेक्शन में शिफ्ट करने के काम में कितना आएगा? कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी, अगर इस 10 न्यूटन में से थोड़ा सा भी पार्ट इसको इधर शिफ्ट करने के काम में आता था तो क्या मोबाइल इधर शिफ्ट नहीं हो जाता था? हो जाता था। लेकिन जब मैं इसको ऐसा खींचूंगा तो मोबाइल तो ऊपर चला जाएगा, इधर थोड़ी ना जाएगा। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो भैया? कुछ कुछ समझ रहे हो? दिमाग में घंटी जल गई, बत्ती जल गई, अब ये टूट गया। सुन 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 सुन, और थोड़ा सा अच्छे से बताता हूं, जरूरी है, ये जरूरी है, बहुत अच्छा पढ़ना है। इधर ध्यान दे, इसको बांध देता हूं पहले। हाँ ये देख, ये एक सेल है ऐसी कुछ तो भी, और एक देख रस्सी बांधी है मैंने, ये रस्सी बांधी है। अब इसको मैं अगर देखो, अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल खींचता जाएगा इधर 10 न्यूटन का पूरा, पर मैं 10 न्यूटन से ऊपर लगा था, ऊपर, तो ये 10 न्यूटन में से हो सकता है 6 न्यूटन ही उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचने के काम में आ रहा होगा। अगर मैं इसको 10 न्यूटन देखा, अगर ऐसा ऊपर लगा तो ऊपर ऊपर, तो ये ऊपर ही जा रहा, मतलब इधर तेरे 10 न्यूटन में से कुछ भी काम में नहीं आया। अब जब इसको इधर ले जाने के काम में जितना फोर्स आएगा उतना ही फोर्स तुम्हारा ये बॉडी को इधर लेके जाने के काम में आ रहा है। मतलब वर्क डन निकालते समय तुम्हें सिर्फ उतना ही पार्ट लेना पड़ता है इसके साथ मल्टीप्लाई करने में। मतलब F इंटू एस नहीं तुम कर सकते, उस F का जो कंपोनेंट रहता है, उस F का जो कंपोनेंट रहता है कौन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी X कंपोनेंट, उस F का कौन सा कंपोनेंट, क्योंकि F के कितने कंपोनेंट रहेंगे, X कंपोनेंट ऑफ F को Fx बोलते हैं और Y कंपोनेंट ऑफ फोर्स को Fy बोलते हैं। तो इस फोर्स का सिर्फ X कंपोनेंट ही तुम्हारे काम में आएगा, समझ रहे? तो वो क्या होता है आगे देखो अभी थोड़ा सा। अब ये क्वेश्चन को समझने के लिए आगे प्रैक्टिकली चलो यार, नहीं तो स्केलर वेक्टर चैप्टर का तो शुरुआत करके कई लोग तो एक ही दिन में 2-4 पेजेस पलटा देते हैं, लेकिन हम बाद में उसका फायदा क्या, तुम इंजीनियरिंग करोगे तो इंजीनियरिंग में यूज कहाँ होगा तुम्हारा नॉलेज? यूज ही नहीं होगा। हाँ बोलेगा फार्मूला क्या था, फार्मूला बताओगे, क्यों यूज करते हैं, तो बोलेंगे हमें नहीं मालूम सर, फार्मूला सिलेबस में था, क्यों था, कैसा था, कहां से आया, क्यों आया। हंसेंगे दुनिया तुम पे, बोले साले इंजीनियरिंग कंप्लीट किया कि मजाक करके आया। अच्छे से पढ़ो, जिंदगी भर याद रखोगे। सुन, अब देख, अगर मान ले ये तुम्हारा 5 न्यूटन था, आपको मालूम है 5 मीटर डिस्टेंस, ये तुम्हारा दोस्त बैठा था, स्टेडियम की बात की थी मैंने, कुछ स्टेडियम की बात की थी, ये तुम्हारा दोस्त इधर था, इधर था, इधर था, या ऐसा। ये मान ले 4 मीटर है, ये मान ले 3 मीटर है, और ये तुम्हारा दोस्त इधर गया था, यहाँ पे 4 मीटर 3 मीटर, ये 5 मीटर आया था, आपको याद होगा तो आया था ना। अब ये मान ले 5 मीटर है, तो ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर जो लेंथ है ये वेक्टर है एक प्रकार का, मान लो एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए, इस वेक्टर की ए का ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को बेटा ए एक्स बोलते, याद रखना, ए एक्स यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, यानी ए एक्स, और इसको बोलते ए वाई, इसको बोलते ए वाई। आप इसको भी ए वाई बोल सकते हो इसको, क्योंकि ये और ये सेम ही है, तो इसको बोलते बेटा ए वाई, और इसको क्या बोलते तेरा, इसको क्या बोलते ए एक्स बोलते। तो किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट रहते ए एक्स एंड ए वाई, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। और ये दोनों के कंपोनेंट के बीच में अगर 90 डिग्री अगर एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, तो उनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, इफ थीटा यानी इफ ए एक्स एंड ए वाई के बीच में जो एंगल है, एंगल थीटा बिटवीन, एंगल बिटवीन ए एक्स और ए वाई अगर कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, एंगल बिटवीन ए एक्स एंड ए वाई अगर 90 डिग्री हो, तो उन दोनों कंपोनेंट को ऑर्थोगोनल कंपोनेंट बोलते हैं। वर्ड याद रखो, कभी कभी बोलेंगे फाइंड ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी, बोलेंगे सर ऑर्थोगोनल, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो भैया दो वेक्टर के बीच में जब एंगल 90 डिग्री रहता था, ऐसे दो कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट बोलते हैं, याद रखना, ये ए एक्स और ए वाई। अब सुनो इधर, अब ये 5 है और ये 3 है, ये 5 है और ये 3 है, तो उसका एक आंसर 4 आ रहा और एक आंसर 3 आ रहा है इस 5 का। ये एक्चुअली क्या है, मान ले एक स्टिक है, स्टिक तुमने स्टिक ऐसी खड़ी रखी ग्राउंड पे, ऊपर से लाइट लगाया, तो उसकी शैडो जो जमीन पे आएगी, देखो उसकी शैडो जो जमीन पे आएंगी, देखो कैसे आएंगी,
ये अगर स्टिक तूने ऐसी खड़ी रखी, ऊपर से लाइट लगाया, तो उसकी जमीन पे शैडो पता है इतनी आएंगी, इतनी, ऐसा लाइट लाइट शैडो इतनी आएंगी। हाँ, इधर से लाइट लगाया तो ये शैडो इस वॉल पे, ये वॉल पे इसकी शैडो इतनी साइज की आएंगी। तो याद रख, अगर ये 5 मीटर है और इसकी शैडो नीचे, अगर मान ले ये नीचे अगर उसकी शैडो आ रही 4 मीटर और इस साइड में उसकी शैडो आ रही 3 मीटर, तो ये 4 मीटर और 3 मीटर हो गए इसके कंपोनेंट, 5 मीटर के हो गए कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट कैसे निकालने पड़ते हैं? ये कंपोनेंट निकालने की जो मेथड है उसे बोलते हैं रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ने के पहले अपने को पहले किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना आना चाहिए। मतलब ये 5 मीटर का ये 4 मीटर और 3 मीटर आंसर आया, कैसे आया, किस तरीके से आया, वो पहले अपने को समझना चाहिए, किस तरीके से आया। कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि एंगल कितना है, डिपेंड करता है कि एंगल कितना भी। सुनो सुनो सुनो, अब देख एकदम क्लियर कर देता हूं बात को, ज्यादा सस्पेंस नहीं करूंगा। मान लो कि एक लाइन है ये वाली, इसको ना मैं वेक्टर ए बोल रहा हूं, ओके। इस कंपोनेंट को अपन ने क्या बोला था, ए एक्स, और इस कंपोनेंट को अपन ने क्या बोला था, इस कंपोनेंट क्या बोला था, ए वाई, वर्टिकल वाला वाई। ये मान लो एंगल अगर थीटा, ये अगर 90 डिग्री है, यहाँ पे क्लियरली आपको एक चीज दिख रही है, राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया। देखो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन बताएगा मुझे साइन थीटा का फॉर्मूला में क्या लिखो? राइट एंगल ट्रायंगल में कौन बताएगा मुझे साइन थीटा का फॉर्मूला में क्या लिखो? बोल। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सही है, पढ़ा है कि नहीं आपने? ये पढ़ा है यार, ट्रिग्नोमेट्री। अपोजिट, अपोजिट कितना है? ये ए वाई है, अपोजिट का नाम ए वाई है। ए वाई, ए वाई मतलब ए वाई अपॉन ए वाई अपॉन ए। इसके ऊपर से मुझे बता ए वाई का आंसर क्या आया, तो ए साइन थीटा आया। ए वाई का आंसर क्या आएगा? ए साइन थीटा आएगा। और इसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा का फार्मूला मैं क्या लिखूंगा? बोल। कॉस थीटा का फार्मूला लिखूंगा, कॉस, ये राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस, एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो एडजेसेंट ने क्या, ये ए एक्स एडजेसेंट ने ये कितना है बेटा? ए एक्स है, ए एक्स अपॉन ए। तो फिर यहां से मेरा ए एक्स का फार्मूला क्या आया? ए कॉस थीटा। तो ये आज के बाद याद रखना, आज के बाद याद रखना। ये अगर एक वेक्टर ए है तो उसका ये ए एक्स कॉम्पोनेंट जो आएगा वो कितना आएगा? तो थीटा अगर यहाँ पे दिया तो ए कॉस थीटा आएगा। देखो ए एक्स कॉम्पोनेंट कितना है? ए कॉस थीटा। और ये वर्टिकल वाला कितना आया? ए साइन थीटा। इसमें गड़बड़ मत करना, एक बात ध्यान में रखना। थीटा देखो तुम्हारा यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कहाँ पे दिया है? हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है। तो इसका आंसर आएगा ए एक्स का आएगा ए कॉस थीटा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल कितना है? थीटा है। ये लाइन के साथ ये वेक्टर ए का एंगल कितना है? थीटा है। इधर एंगल नहीं है, ये एंगल की अपोजिट साइड होगी। तो अपोजिट में साइन आता है, याद है? अपोजिट में क्या आता है? साइन आता है। अपोजिट में, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज में साइन आता है। तो अपोजिट साइड का आंसर ए साइन थीटा रहेगा, वाई एक्सिस वाला। और ये एक्स एक्सिस वाला आंसर तुम्हारा क्या रहेगा? ए कॉस थीटा। सिंपल है, सिंपल सिंपल सिंपल। अगर मान लो एफ है, फोर्स ले लो, यहाँ पे एंगल थीटा दिया है और बोला कि एफ एक्स का आंसर लिखो और एफ वाई का आंसर लिखो, तो बोलो क्या आएगा? जिसके पास थीटा है, जिसका पास थीटा है उसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे, एडजेसेंट। उसका आंसर आएगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। जिसके पास थीटा नहीं है उसका आंसर रहेगा एफ साइन थीटा, एफ साइन। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। ये एफ अगर है तो थीटा की बाजू वाली साइड, थीटा की बाजू वाली, थीटा की एडजेसेंट वाली साइड का आंसर रहेगा एफ कॉस थीटा। देखो ये, और उल्टी साइड का आंसर रहेगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। अगर मान लो कि मैं अगर एक ऐसा वेक्टर लेता हूं 10 न्यूटन का और बोलता हूं कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना और ये वाला एंगल, ये आंसर कितना? ये एफ एक्स कितना और एफ वाई कितना? तो ये 10 है, तो ये आंसर रहेगा तेरा 10 cos 30 और ये तेरा आंसर रहेगा 10 sin 30। समझ रहे क्या? समझ रहे क्या? 10 cos 30, 10 sin 30। जिधर एंगल उधर cos, जिधर एंगल नहीं है उधर sin। ठीक है, 10 sin 30, ये 10 cos 30। अच्छा, और एक गलत नहीं होना चाहिए करके और एक ले रहा हूं। अगर मान ले तेरे को ऐसा एक फोर्स दिया है यहाँ पे 10 न्यूटन और ये तेरे को आंसर दिया हुआ है 60 डिग्री। अब बता, अब बता, ये एफ एक्स और ये तेरा एफ वाई और ये तेरा एफ। बोल अभी एफ एक्स और एफ वाई का आंसर कितना रहेगा?
60 डिग्री के फॉर्म में बता, 60 डिग्री के फॉर्म में, जिधर एंगल उधर कॉस, जिधर एंगल उधर कॉस, जिधर एंगल उधर कॉस, एकदम पक्का चाहिए, बेसिक है बेसिक, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा आगे चल के। जिधर एंगल उधर कॉस, जिधर एंगल उधर कॉस, एंगल किधर है, एंगल इधर है, इधर है, इधर, तो ये हो जाएगा तेरा एफ, मतलब एफ की वैल्यू दी है तो 10 cos 60, और इधर एंगल नहीं है, इधर लिखेंगे 10 sin 60, 10 cos 60, 10 sin 60। समझ रहे किस तरीके से करना पड़ता है? यस। तो ये हो गया तुम्हारा रिजोल्यूशन भी पढ़ा दिया। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट फटाफट उतार लेना पूरा कॉपी में सारे एग्जांपल, ये पूरा अलग से लिख लेना, ये वाला फिर अलग से लिख लेना, ये वाला अलग से लिखना, और ये वाला अलग से लिखना, पूरा अलग अलग स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में अलग अलग लिख देना सब। चलो भैया यहां तक तो आ ही गए। अब चलो, अब फिर से वापस चलते हैं अपने डॉट प्रोडक्ट पे। अब सुनो इधर मैं क्या पढ़ा रहा था, क्यों पढ़ा रहा था, कैसे पढ़ा रहा था। अगर मान ले तेरा ब्लॉक यहां पर है ए पे और ये जाने वाला है बी पे, तो डिस्टेंस कवर करना वाला है ये, और तूने फोर्स इस पे लगाया ऐसे, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसा भी लगा सकता है तू खींचने के लिए। अब देखना, अभी देखना यहीं पे देखना तू, अगर मान ले ये वाला तेरा ब्लॉक है, इसको खींचने के लिए जरूरी कि तेरे को हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाना, तू ऐसा भी लगा सकता है, ऐसा 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 भी लगाए तो ये बॉडी खींची जाती है आगे। अरे भैया रोलर रहता है ग्राउंड पे, रोलर, ये रोलर को ऐसा हैंडल रहता है, तो आपको ये रोलर यहां तक लेके जाना है, तो क्या ऐसा हॉरिजॉन्टली खींचते क्या आप? रोलर का है हेवी वाला रोलर रहता, बहुत हेवी ग्राउंड पे रहता, देख बड़ा वाला, तो हैंडल ऐसा खींचते क्या आप? अरे भैया ऐसा खींचने के लिए तो तुम्हें ऐसा ग्राउंड पे सोना पड़ेगा और ऐसा खींचना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर से चला जाएगा रोलर। तुम तो रोलर का हैंडल ऐसा उठाते हो ऊपर और ऐसा खींचते हो, ऐसा खींचते हो ऊपर, तो भी रोलर इधर इधर ही जाता है ना, ऐसा तो नहीं कि अपने ऊपर खींचा रोलर आपके ऊपर चढ़ जाएगा। ओके, तो अभी यहां पे देख, ये तूने फोर्स ऐसा लगाया है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल मान ले थीटा दिया हुआ है, और तूने डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का यहां तक किया, ए से लेके ब्लॉक को बी तक तू लेके गया। तो इस बार ये वर्क डन का तेरा जो फार्मूला था, छोटे बच्चों का फार्मूला, वो था F इंटू एस, मतलब छोटे बच्चों का मतलब 8, 9, 10 वाला। बट वो क्यों रहता था? क्योंकि वो सारे जो स्टैंडर्ड थे तुम्हारे 9वीं 10वीं, तब आपको ना ऐसा ही प्रॉब्लम दिया रहता था, फोर्स डिस्प्लेसमेंट आपको यहां तक करना रहता था, फोर्स ऐसा लगाने को बोला रहता, मतलब ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट तुम्हारे फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के साथ ही जुड़ी हुई रहती थी। लेकिन इस बार अभी देखो, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इस बार फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा ये पूरा का पूरा फोर्स तुम्हें इसको खींचने के काम में आता ही नहीं है। कितना आता है, कितना आता है? तो वो इतना आता है, ये इतना आता है, इसका जो कंपोनेंट रहता है कितना रहता है, ये F cos थीटा, और ये तुम्हारा होता है F sin थीटा। अब बता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? F cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? F sin थीटा। अच्छा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली हुआ है कि वर्टिकली हुआ है? बोल, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली हुआ है कि वर्टिकली हुआ है? बोल, हॉरिजॉन्टली हुआ है। अब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर हॉरिजॉन्टली हुआ है, मतलब उसको खींचने में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने मदद की होगी क्या वर्टिकल कंपोनेंट ने मदद की होगी? तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने मदद की होगी। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट करने के लिए किसने मदद की होगी? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने भैया मदद की होगी। तो वर्क डन का फार्मूला लिखते समय आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो ये दिस F cos थीटा इंटू एस, F cos थीटा इंटू एस, ये लिखना पड़ेगा। F sin थीटा का वहां पे कोई काम नहीं है, F sin थीटा का वहां पे कोई काम नहीं, क्योंकि इस बॉडी को इधर लेके जाने के लिए ये F cos थीटा ने मदद की होगी। मतलब ये तुम्हारा F अगर 10 न्यूटन रहा होगा तो डिपेंड करता है कि ये थीटा कितना है। तो थीटा मान ले कि तेरा 60 डिग्री अगर है, तो तेरा देख F cos थीटा यानी 10, F की वैल्यू 10 न्यूटन है, तो cos 60 आएगा तेरा यहाँ पे F cos 60 इंटू ये S, मतलब 10 cos 60 यानी 10 इंटू 1/2, cos 60 1/2 होता है, सुन, cos 60 1/2 होता है, 1/2 होता है, मैंने 10/2 यानी 5, मतलब फोर्स जो है सिर्फ कितना न्यूटन का तेरे काम में आऊंगा? F cos थीटा यानी 10 cos 60, 10 cos 60 यानी 10 इंटू 1/2 यानी 5 न्यूटन ही तेरे काम में आया होगा सिर्फ। यानी ये 10 न्यूटन में से सिर्फ 5 न्यूटन तेरे काम में आया होगा इसको खींचने में, 5 न्यूटन। मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कितना होगा? 5 न्यूटन। मतलब ये 10 में से 5 न्यूटन ही सिर्फ तेरे काम में आऊंगा। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कितना बचा होगा? बोलो जल्दी। अगर हॉरिजॉन्टल 10 में से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर 5 न्यूटन आ रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना रहेगा? बचा हुआ वर्टिकल कंपोनेंट कितना रहेगा? बोलो जल्दी टाइप करो, कितना न्यूटन?
5 न्यूटन। ये एक आपका जबरदस्त गलत आंसर होता है, इसलिए जानबूझ के पूछ लिया, क्योंकि आपको मालूम है अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिस्टेक से पढ़ाते हैं, मिस्टेक करवाते आपकी गलती करवाते सो दैट कि आगे चल के ना हो। बहुत सारे बच्चे बुद्धू बन जाते हैं आप एग्जाम में, ये 5 न्यूटन तो बचाओ, ये 5 न्यूटन। भैया ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये रिजोल्यूशन है, अलग प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है ये, इसमें 5 नहीं होता। इसमें अगर मान लो ये 60 डिग्री है इधर, तो ये 5 cos 60 है। अगर ऐसा किसी चीज को आपने खींचा तो ये 5 cos 60 हुआ, तो ये 5 sin 60 हुआ। सॉरी, ये 10 cos 60 हुआ, ये 10 cos 60 हुआ, तो ये 10 sin 60 हुआ। 10 इंटू sin 60, ये 10 cos 60 और ये 10 sin 60। सो 10 इंटू sin 60 यानी क्या होता है तुम्हारा √3/2 होता है, मतलब 5√3 होगा, मतलब 5 इंटू 1.732, √3 की वैल्यू 1.732, यानी ये तुम्हारा आएगा 5 2 10 0 1, 5 3 15 + 1 16 1, 17 5 85 + 1 86, मतलब ये तुम्हारा 8.666 न्यूटन आया। 8.66 आता है, आपने सोचा भी नहीं होगा कभी। सर ये तो कुछ भी मजाक कर रहे हो आप, सर 10 न्यूटन के 2 टुकड़े हुए, एक 5 न्यूटन का हो तो दूसरा बचा हुआ 5 न्यूटन का होता ही नहीं सर। नहीं सर, 8.66 होता है सर। ये तो मजाक है इसमें सब कुछ, ये आपको धीरे धीरे आदत डलवाऊंगा मैं, धीरे धीरे कराऊंगा सब कुछ। बट एक बात तो पक्का समझ में आ गई कि अगर किसी चीज को अगर आप ऐसा खींचोगे, ऐसा अगर खींचोगे और डिस्प्लेसमेंट अगर उसका ऐसा होने वाला होगा, तो F इंटू एस गलती से भी नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? F cos थीटा इंटू एस लिखोगे, वर्क डन का फार्मूला। आज के बाद नए बच्चों की, बड़े बच्चों की, छोटे बच्चों की नहीं, बड़े बच्चों की वर्क डन की डेफिनेशन क्या रहेंगी? फिर छोटे बच्चों की वर्क डन की डेफिनेशन क्या रहती थी? वर्क डन इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बड़े बच्चों की डेफिनेशन क्या रहेंगी? वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेंगी। वर्क डन इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स यानी कौन सा? ये F cos थीटा वाला फोर्स, ये F cos थीटा वाला फोर्स किसका प्रोडक्ट? F cos थीटा इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं तो क्या? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। पहली डेफिनेशन बोलो एक बार। वर्क डन वाज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पहले से क्वेश्चन ऐसा रहता था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन ऐसा है तो पहले इसका फोर्स का एक कंपोनेंट इधर बनाना पड़ेगा इसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के, और फिर वो बनने के बाद डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मान ले अगर पहले से अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है मतलब थीटा कितना हुआ दोनों के बीच में का? थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री, 0, तो यहाँ पे 0 डाल के देख, cos 0 1 आएगा, cos 0 1 आएगा। अगर ये 1 आ गया तो फिर से तेरा फार्मूला एज इट इज छोटे बच्चों का F इंटू एस आ गया। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी सेम डायरेक्शन में होंगे तो अपने आप ये cos 0 1 आ जाएगा और तेरा पुराना वाला फार्मूला 10 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड डाल तुझे मिल जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि अभी 11th में जाने के बाद तुम्हें ऐसा वाला ही प्रॉब्लम मिलेगा, ऐसा भी मिल सकता है। तो ऐसे केस में आपको नया फार्मूला, नई डेफिनेशन क्या याद रखना है? F cos थीटा इंटू एस। वर्क डन का फार्मूला क्या लिखना है? F cos थीटा इंटू एस। एंड डेफिनेशन क्या है? वर्क डन इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? अब सुनो, अब इन चीजों का ये स्केलर प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या संबंध है? ये स्केलर प्रोडक्ट ये डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या संबंध है? मान ले मतलब तेरा ये ब्लॉक है, ये यहां तक तू लेके जाने वाला है डिस्प्लेसमेंट करते हुए, और यहां तक लेके जाने वाला है डिस्प्लेसमेंट करते हुए। अब तूने इसको फोर्स लगाया ऐसे, यह एंगल थीटा, इसको क्या बोलूंगा मैं? F cos थीटा, और इसको क्या बोलूंगा मैं? F sin थीटा। मतलब मुझे वर्क डन अगर निकालना होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, लेकिन कौन सा फोर्स? F cos थीटा वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, मतलब मुझे प्रोडक्ट लेना है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट लेना है? ऐसे दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट लेना है जो दोनों की डायरेक्शन सेम हो, दोनों की डायरेक्शन सेम हो। जब दोनों की डायरेक्शन सेम रहती है, F cos थीटा की और S की डायरेक्शन सेम है, देखो F की डायरेक्शन और S की डायरेक्शन सेम नहीं है, F की डायरेक्शन S की डायरेक्शन सेम नहीं है,
लेकिन वर्क डन निकालते समय जो एफ कॉस थीटा इंटू में जब एस करूंगा तो एफ कॉस थीटा की और एस की डायरेक्शन सेम है। जब ऐसी दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई की जाती है, सुनो ध्यान से, जब ऐसी दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई की है जिनका डायरेक्शन सेम हो, ऐसे दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम रहती है और उसका दोनों को एक डायरेक्शन में जब आप लाओगे, एक डायरेक्शन में जब आप लाओगे दोनों को, तो ये दोनों का यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? डॉट दिख रहा है। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये वर्क डन का जो डेफिनेशन है, वर्क डन का जो फॉर्मूला है बेटा, वो है तुम्हारा एफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, एफ डॉट एस, एफ डॉट एस मतलब वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, मतलब वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक नई डेफिनेशन आज के बाद याद रख सकते हो। इसके पहले भी मैंने एक डेफिनेशन बोली, कौन सी बोली? वर्क डन इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, और work done is defined as dot product of force and displacement। ये दोनों भी डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट मारो, बाद में लिखना। सो वर्क डन है डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस। अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एफ डॉट एस। ये वेक्टर वेक्टर में आया, लेकिन यहां पे कैसा है? फिर देखो, एफ डॉट एस का फॉर्मूला मतलब एफ एस कॉस थीटा। एफ डॉट एस का फॉर्मूला क्या है? एफ एस कॉस थीटा। अगर एफ और एस के साथ क्या लग गया? कॉस थीटा अगर लग गया तो इसका मतलब वो एफ इधर आ चुका है, ऐसा उसका मतलब है। एफ और एस के मल्टीप्लीकेशन के साथ अगर, एफ और एस के मल्टीप्लीकेशन के साथ अगर, एफ और एस के मल्टीप्लीकेशन के साथ अगर, ये अगर एफ है और ये एस, इनके साथ अगर क्या लग गया? क्या लग गया? कॉस थीटा लग गया। मतलब हमने उसको ऐसा लाके इसको कन्वर्ट कर चुके हैं, ऐसा उसका मतलब होता है। तो इसको बोलते डॉट प्रोडक्ट। अब इसलिए कभी कभी आपको दो वेक्टर दिए रहेंगे, देखो जैसे कि मैंने ये वेक्टर दिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसा दिया f, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी मैंने दिया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने दिया, ये फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट दिया 2i प्लस 2j प्लस k, ये वेक्टर और ये एक वेक्टर, और बोला कि बोला दो वेक्टर अगर है, इनका वर्क डन निकालो, तो आप इनका दोनों का कौन सा प्रोडक्ट करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे। कौन सा प्रोडक्ट करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एफ डॉट एस करेंगे, एफ डॉट एस, यानी एफ एस कॉस थीटा करेंगे, एफ एस कॉस थीटा करेंगे। वो सब मैं पढ़ाता हूँ कैसे करना है, सब वो एफ एस कॉस थीटा कैसे होता है, क्या होता है, सब पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन इस एफ को पहले एफ कॉस थीटा कन्वर्ट करने के बाद उसको एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और वो सीधा सीधा आप ऐसा याद रखो, एफ एस कॉस थीटा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो ऐसा जब भी जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में, कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि दोनों को एक लाइन में लाके बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ता, दोनों को एक लाइन में लाके बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो उनके दोनों के प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और कभी कभी फिजिक्स में दोनों क्वांटिटी को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाने के बाद ही मल्टीप्लाई करना पड़ता, वो क्या है? उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और ऐसी जरूरत फिजिक्स में कब पड़ती है और इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट का जन्म क्यों हुआ, वो अपन कल के पीरियड में पढ़ेंगे बेटा। अच्छा, होमवर्क आपको मिल रहे हैं, छोटे छोटे हल्के फुल्के होमवर्क मिल रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी रिवीजन होने के लिए वो करके रखो। उसके कीज भी मिल रहे हैं आपको दूसरे दिन, वो कीज के ऊपर से आप करके देखो कि आपने जो सवाल किया था वो सही था क्या, क्या आपका गलत हुआ। और कीज मिलने के बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा है कि सर फिर भी मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आया, उसे आप टिक करके रखो, उसको आपको व्हाट्सएप पे भेजना है। जो व्हाट्सएप जो आपके नंबर दिए, आपको बता के दिए नंबर, कौन से नंबर पे आपको क्या क्या व्हाट्सएप भेजना है, तो वो आपको मैंने नंबर बताया। वो होमवर्क जिस पे आप सबमिट करते हो वही नंबर पे आपको डाउट भेज सकते हो। ऊपर अपना डाउट का फोटो खींचना, ऊपर लिखना अपना नाम खुद का और भेज देना, सब्जेक्ट का नाम लिख देना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, और वो उसी व्हाट्सएप पे भेज देना जिस पे आप होमवर्क भेजते हो। ठीक है, कॉपी रेडी रखो, किसी भी दिन कॉपी आपको मैं मांगूंगा, चेक करने वाले हैं हम। और धीरे धीरे 5-5 बच्चों का डाउट सेशन शुरू करने वाले हैं 1 तारीख से।